अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन ताल 1.5 साल, अब तो पौने 2 साल होने को आए, लेकिन ना मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है, ना मुल्क में इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है। और उससे ज़्यादा अफसोसनाक और लम्हा फिक्रिया ये है, एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एज वेल, कि उसकी रियलाइजेशन भी नहीं है। 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिहाज से हम किधर जा रहे हैं, दिन ब दिन हम गड्ढे की तरफ गिरते चले जा रहे हैं। फिर हमें भाषण दिए जाते हैं कि जी 1 साल में कुछ हो ही नहीं सकता था, 1.5 साल में कुछ हो ही नहीं सकता था, और अगर नहीं हो सकता था तो फिर आए क्यों थे। और फिर वही वाली मेरी बात कि रियलाइजेशन नहीं है। कम से कम रियलाइजेशन होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक्नॉलेज करेंगे तो फिर उसके हल की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर एक्नॉलेजमेंट ही नहीं होगी तो फिर हल की तरफ कैसे जाएंगे। ये तो हमारा आज का सिनेरियो। लेकिन उससे बढ़कर जो हमने मनाजिर देखे चौधरी परवेज इलाही साहब की आज गिरफ्तारी के बावजूद इसके कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से वाज़ेह अहकामात हुए, बड़ा कैटेगोरिकली और हर चीज़ को अलग अलग कि इसमें भी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, ये डिपार्टमेंट भी गिरफ्तारी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता। उसके बावजूद पता ये चला कि इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें जो आगे प्रोग्राम में हमें आज के बात करनी है। लतीफ़ खोसा साहब से भी बात करेंगे, क्योंकि जिस वक्त चौधरी परवेज इलाही साहब की 5वीं दफ़ा गिरफ्तारी हुई, वो भी उनके साथ गाड़ी में बैठे हुए थे। आंखों देखा हाल भी उनसे जानेंगे और वजूहात भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब मैं बात करी हूँ ना एक्नॉलेजमेंट की, कि अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं है और रियलाइजेशन ही नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है, तो फिर आप रिलीफ भी नहीं दे सकते, आप कोई बेहतरी भी नहीं कर सकते और कोई आप स्टेप्स भी नहीं उठा सकते। कल जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, बसद एहतराम, उन्होंने एक मुलाकात की सहाफ़ियों से, एंकर्स पर्सन से। हम तो इस काबिल नहीं थे कि हमें बुलाया जाता, लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने पहले की थी कि जी मुल्क से अगर लोग जा रहे हैं तो क्या हुआ। फिर उन्होंने कहा कि शायद मेरे अल्फाज का चुनाव गलत नहीं था, लेकिन एक और चीज़ जिसकी जो एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा कि मुल्क में महंगाई है, मुल्क में हकीकतन बिजली के बिल ज़्यादा आए हैं। मीडिया से बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा, ये इशू है, ये अवाम का इशू है, अवाम रुल गए हैं। क्या कह रहे थे काकड़ साहब, पहले वो जरा सुन लें। एक मैं आपको ये अश्योर करा दूं कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। ये मसला ज़रूर है और इस मसले को ज़रूर मैग्नीफाई भी किया जा रहा है। हम ये भी समझते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त इलेक्शन मोड में हैं। उन्होंने लोगों से, जिन लोगों की कंट्रीब्यूशंस हैं, वो तमाम लोगों ने ही इसको इशू बनाकर एक सोशल कॉज के तौर पर लेके चलने की कोशिश करें। हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैंने इलेक्शन लड़ना होता तो शायद मैं भी यही कर रहा होता। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट काकड़ साहब, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज ने तो बाद में हाईजैक करने की कोशिश की है, पहले अवाम खुद सड़कों पे आए थे। आपने कहा इतना संगीन मसला नहीं है जितना इसको मैग्नीफाई किया जा रहा है। अवाम से पूछेंगे तो उनके लिए एक बहुत जिंदगी मौत का मसला है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, अपनी जो व्हीकल है उनको जला रहे हैं। एक छोटी सी क्लिप है, वो मैं अपने नाजरीन के और पहुंचाना चाहती हूँ अपने जो हमारे अरबाब इख्तियार भी, कि जो जेन्युइन आप कहते हैं मसला नहीं है या इतना बड़ा मसला नहीं है, वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ा मसला है। यह है हालात की संगीनी, और जो आज भी ये समझते हैं कि ये पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल जमातें इसको इशू बना रही हैं। तो जिस दिन अवाम एहतजाज कर रहे हैं उस दिन आप अवाम में चले जाएं, आपको खुद हालात की संगीनी का अंदाज़ा हो जाएगा। निगरान सेटअप हमारा इस वक्त चल रहा है। जो पिछली हुकूमत थी वो ख़त्म हो गई। जो साबिक़ वज़ीर आज़म थे, जो उससे पहले थे, नवाज शरीफ साहब वो लंदन में हैं, शहबाज शरीफ साहब वो लंदन में हैं, इसहाक डार साहब जो मुल्क को जिस तबाही के दहाने पर पहुँचा कर वो लंदन चले गए और वहाँ पर बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कह रहे थे वो भी ज़रा सुनते हैं। इसका कोई फिक्स नहीं, ये तो तमाम दवाई है, ये 1 साल में रिवर्स नहीं हो सकती, ये टाइम लेगी। और वो भी वो साल जिसमें पाकिस्तान को डिफॉल्ट के हवाले से अपने आप को बचाना था। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसके ऊपर कंसल्टेशन की जाए और अपने पॉलिसीज को, जिस तरह हमारी पुरानी पॉलिसीज थी, जिस तरह हमने कई चीजें की हैं साथ, और वो पाकिस्तान का फ्यूचर है। 1 साल में कुछ नहीं हो सकता था, 1 साल में चीजें रिवर्स नहीं हो सकती थी, नहीं हो सकती थी। स्टैटिक तो कर देते हैं, वहीं तक तो कर देते हैं जहां पे पीटीआई की गवर्नमेंट छोड़कर गई थी। एक रिपोर्ट मुख्तसर से तैयार की गई है जिसमें कंपैरिजन है कि उस हुकूमत ने 3.5 साल में क्या किया और इन्होंने 16 माह पे किस बर्बादी के दहाने पर ये छोड़कर गए, और फिर निगरान सेटअप में क्या कुछ हुआ है देखते हैं। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। इत्तेहादी हुकूमत की 16 माह की कारकर्दगी। 13 जमाती इत्तेहादी हुकूमत 16 माह पहले महंगाई खत्म करने के नारे पर अदम एतमाद के जरिए इख्तिदार में आई, लेकिन बजाय महंगाई खत्म करने के अपने पीछे बदतरीन महंगाई छोड़कर चली गई। महंगाई 13% से बढ़कर 28% हो गई। डॉलर 182 रुपए से बढ़कर 289 रुपए तक जा पहुंचा।
पेट्रोल 149 रुपए लीटर से बढ़कर 272 रुपए लीटर तक पहुंच गया। डीजल 191 रुपए लीटर से बढ़कर 280 रुपए लीटर हो गया। बिजली की फी यूनिट औसत कीमत 19 रुपए से बढ़कर 60 रुपए यूनिट तक पहुंच गई। गैस की कीमत में 108% इजाफा हुआ। निगरान हुकूमत 15 रोज की कारकर्दगी, डॉलर 289 रुपए से बढ़कर 307 रुपए हो गया। पेट्रोल 272 से बढ़कर 305 रुपए हो गया। निगरान हुकूमत के 15 रोज के दौरान बिजली की कीमत में 5 रुपए यूनिट का इजाफा हुआ। महंगाई की शरह 2% इजाफे से 30% तक पहुंच गई। माहिर कानून लतीफ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो उनके वकील भी थे। अस्सलाम वालेकुम लतीफ खोसा साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा खोसा साहब, पहले तो मैं परवेज इलाही साहब को किस तरह से गिरफ्तार किया गया, अदालती अहकामत के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया गया, उससे भी कबल मुझे जानना यह है कि आप उनकी गाड़ी में मौजूद क्यों थे? आप तो उनके वकील थे, या आपने भी ये जिम्मा लिया था कि उनको घर तक पहुंचाएंगे, या जिम्मा दिया गया था? देखिए, हुआ यूं कि जब जज साहब ने ऑर्डर पास किया तो जुम्मा का वक्फा हो गया, जुम्मे नमाज का, और चूंकि चौधरी परवेज इलाही साहब अदालत में ही बैठे रहे कि जब तक मुसद्दका नकल मिल जाए, ताकि वो दिखाने लायक हो जाएं कि मेरे पास ये ऑर्डर मौजूद है। और नॉर्मली हमेशा ऐसा ही हम किया करते हैं कि उनको कहते हैं कि मुसद्दका नकल जब तक आपको न मिले उस वक्त तक आप बैठे रहिएगा। तो मैं भी उनके साथ बैठ गया, और उसके बाद ये हुआ कि पता चला कि बाहर से अफवाहें आना शुरू हो गई कि जी पुलिस ने तो चारों तरफ से घेर लिया है, न सिर्फ उनकी अदालत को बल्कि फेन रोड और टर्नर रोड, जो हाई कोर्ट की बैरूनी सड़कें हैं, सबब यानी उनके करीब कुर्ब जवार की जो सड़कें हैं, उस पर भी पुलिस आ चुकी है। और वो उन्होंने कहा है कि हम हर कीमत पे चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करेंगे, अदालत कुछ भी करती रहे। तो मैंने जब उसके बाद आके वो तशरीफ लाए जज साहब जुम्मे नमाज के बाद, तो मैंने उनको ज़ाहिर रोस्ट्रम पे खड़े होकर, और जज साहब भी मेरे साथ खड़े हो गए और एक दो और वकला भी खड़े हो गए, और मैंने कहा कि जी आपने जो एक ऐसा खूबसूरत ऑर्डर पास किया है और जिसमें आपने आइन की पासदारी का जो हल्फ उठा रखा है, आपने उस पर अमलदारी करते हुए चौधरी परवेज इलाही को सिर्फ रिलीफ नहीं दी है, बल्कि आपने पाकिस्तान के अवाम को ये एक मुइदा दिया है कि आप आइन के मुहाफिज अभी मौजूद हैं और अभी भी लोगों की पासदारी इस तमाम तर सफोकेशन के बावजूद की जा रही है। क्योंकि चौधरी साहब भी 5वीं दफा उनका ऑर्डर हुआ था, और आखिर जज साहब ने तंग आकर कहा कि क्या ये मजाक आप बंद भी करेंगे कि नहीं। तो फिर उन्होंने जो ऑर्डर लिखा था आखिरी 3 लाइनों में, जो जज साहब ने, वो कमाल का ऑर्डर है कि 21/9 की तारीख देते हुए दूसरे फरीक को कहा कि आप आकर जवाब दीजिएगा। उन्होंने लिखा कि चौधरी परवेज इलाही को किसी केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ना पुलिस गिरफ्तार करेगी, ना FIA गिरफ्तार करेगी, ना एंटी करप्शन डिपार्टमेंट गिरफ्तार करेगा, ना गिरफ्तार करेगा, और ना ही किसी यानी MPO में, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, MPO में किसी में गिरफ्तार किया जाएगा। तो खसूसन ये उन्होंने स्पेल आउट किए इसलिए कि हमें अंदेशा था कि अगर इन्होंने सिर्फ प्रोटेक्शन दी तो और महकमे डिपार्टमेंट आ जाएगा, जो मजाक हो रहा है इस मुल्क में। तो उन्होंने साफ ऑर्डर लिखा। तो फिर मैंने कहा कि जी चौधरी साहब को सिर्फ ये नहीं कि खदशा है कि ये पुलिस जो है उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, बल्कि उनकी जिंदगी को भी खतरा है, क्योंकि उनको बावजूद इतने महीने की जो है महबूसी के उनकी तबीयत और उनकी जो है सेहत भी और उनकी कमजोर भी हो गए हैं, तो वो इस चीज की मुतकादी नहीं है कि उनको रफ अप किया जाए, उनकी जिंदगी भी खतरे में हो सकती है। तो जज साहब ने, मैंने कहा जी कि आपके अपनी पुलिस ये चौकी मौजूद होती है हाई कोर्ट में, तो मैंने कहा जी आप अपने रजिस्ट्रार और अपनी पुलिस के जरिए इनको महफूज तरीके से घर पे पहुंचवाने का मेहरबानी कीजिएगा, ऑर्डर करें। तो जज साहब ने कहा कि SP साहब आए हुए हैं, SP अदालत में ही मौजूद था, तो SP को अदालत ने बुला लिया। SP साहब को उन्होंने कहा कि आपको मैंने ये ऑर्डर दिया है और इनको महफूज तरीके से घर में पहुंचाना। तो जज साहब ने पूछा कि आपके बाला अफसरान आए हुए हैं, सुपीरियर ऑफिसर्स आपके आए हुए हैं? तो उन्होंने कहा जी DIG ऑपरेशन और DIG इन्वेस्टिगेशन दोनों मौजूद हैं। तो जज साहब ने रजिस्ट्रार को कहा कि उनको बुला लें, तो वो भी अंदर आ गए। तो जज साहब ने कहा कि ये मैंने ऑर्डर किया है
खोसा साहब ने ये खदशा जाहिर किया है कि आप गिरफ्तार करेंगे या इनकी जिंदगी को कोई खतरा लाहक है। मैंने ये सारे इदारों को माने कर दिया है कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा 21/9 तक। सो आप ये यकीनी बनाएं कि इनको घर महफूज तरीके से इनको पहुंचाया जाए, और मैं आपको जिम्मेवार, यानी DIG दोनों और SP और रजिस्ट्रार, आपको जिम्मेवार गर्दानता हूं कि आप इन्हें महफूज तरीके से घर में लेके जाएंगे। तो आपने पूछा कि आप क्या कर रहे थे, तो चौधरी परवेज इलाही साहब कहने लगे कि आप मेरे मसीहा हैं, तो आपके मेरे सिर्फ वकालत के रिश्ते ताल्लुक नहीं है, हमारे सोशल रिलेशंस भी हैं, हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस भी हैं, और हम एक हुकूमत का हिस्सा भी रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरे कॉफी पिए बगैर मेरे घर से ऐसे आप नहीं जाएंगे। एक तरफ DIG साहब साथ बैठ के जिनको जज साहब ने जिनको तफवीज किया था, ये उनके जिम्मे लगाया था, SP साहब बैठ गए, ड्राइवर के साथ SP साहब बैठ गए, मेरे साथ जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब बैठ गए, और उसके जो है लेफ्ट साइड पर खिड़की की तरफ जो हाई कोर्ट बार के साबका सदर हैं ताहिर नसरुल्लाह वड़ैच साहब, वो बैठ गए, और उनके जाहिर सपोर्टर्स और उनके जो है बहुत सारे चाहने वाले और वकला जो है वो साथ नारे मारते हुए और पायदान पर चढ़ के और माल रोड और ये वो। फिर हम जब आए हैं यहाँ माल रोड से, जब टर्न लिया है, नहर पर गए हैं, चढ़े हैं, और FC कॉलेज की तरफ अभी मुड़ने लगे हैं जिस तरफ चौधरी साहिबान के घर हैं, तो वहाँ ब्लॉक हुआ था, वहाँ ब्लॉक हुआ था। और वो जो DIG था, एकदम वहाँ गाड़ी रुकते ही उसने खोला और शीशा एकदम बाहर निकला, और ये पहले ही मंसूबा बंदी जो है DIG साजिश था, सहूलत कार्ड था, SP सहूलत कार्ड था कि इसको घर चौधरी को पहुंचने देना, चौधरी को घर नहीं जाने देना, ये हाई कोर्ट और नो हाई कोर्ट। तो ये जो है मेरा यकीन है कि यही हुआ। उसके बाद जो है, यानी मैं हैरान हूं कि मुंडा से मारे हुए गुंडों की तरह सफेद पारचात, यानी वो शलवार कमीज पहने हुए, मुंडा से मारे हुए, और ऊपर से भी यूं सर पे भी इस तरह डांपा हुआ, वो आगे मुझे कहा खोसा साहब आप प्लीज गाड़ी से उतर आइएगा। मैं तो खैर गाड़ी से उतरा, और परवेज इलाही साहब पूछते रहे कि भाई वारंट्स हैं, मुझे वारंट्स दिखाएं, किस केस में गिरफ्तार। उन्होंने आओ देखी ना ताओ देखी, उठाया, 2 ने टांगों से उठाया, 2 ने जो है सर और बाजुओं से उठाया, और 2 ने 6 बंदों ने, और बाकी 12 जो थे, ये 2 दर्जन थे, तो बाकियों ने उठा के उनको जो है डंप किया, दूसरी गाड़ी जो साथ लेके आए हुए थे उस गाड़ी में किया। और चौधरी साहब दौरान में मेरा इंप्रेशन ये है कि वो बेहोश भी हो गए। लेकिन ये मैं बताऊं कि मैंने अपनी पाकिस्तान वारंट दिखाए थे सर, वारंट दिखाए थे जो कि चौधरी साहब तलब कर रहे थे, वारंट दिखाए थे? ना बाबा, ना वारंट्स कोई भी नहीं थे। देखें, ये पाकिस्तान की तारीख में मैंने ऐसी हरकत कभी नहीं देखी है कि ये तो अब देखें ना, अब तो आएगा ना, सुप्रीम हाई कोर्ट में आएगा, ये तौहीन अदालत का आएगा, क्योंकि जिनको उन्होंने कहा कि आप मुहाफिज बन के जाएं, मुहाफिज ही जब गद्दारी करे वो तो कम से कम सामने हैं जिनको हम पहचानते हैं। अच्छा। जो मुंडा से मारे हुए थे, अब ये बताएंगे कि उन्होंने किसको दिया है। अब सुनीद में आया है कि इस्लामाबाद पुलिस नहीं थी, जो खबरें आ रही हैं, जो हम तक पहुंच रही हैं कि जी इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो तो यूनिफॉर्म में ही नहीं थे, मुंडा से मारे हुए लोग थे। ये कौन थे फिर? गुंडे थे, बिल्कुल गुंडे थे, और गुंडों वाली ही हरकत की है। कोई वर्दी में नहीं था, कोई एक वर्दी में नहीं था, और ना ही किसी के जो है चेहरे अयां थे। मुंडा से मारे हुए थे, बल्कि सर से भी यूं करके जो है जिस तरह पगड़ी की तरह बांधा होता है ना, गुंडों की तरह जिस तरह। और जिन DIG की आप बात कर रहे हैं, ये वही DIG जिनको साइन किया, टास्क किया खुद जज ने, खुद लाहौर हाई कोर्ट ने, और आप ये कह रहे हैं कि वो उनके साथ मिले हुए थे और उनकी मिली भगत से उन्होंने गाड़ी रोक के और उनको गिरफ्तारी में मदद की, फैसिलिटेट किया। 100% ऐसा ही है। चले, और अब अगर कहते हैं अब ये तो कि जी ये डिस्ट्रिक्ट अगर अब जो सुनीद में आ रहा है कि जी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने कि चौधरी साहब अमन में खलल अंदाजी करने का खदशे में उनको डिटेंशन ऑर्डर MPO में किया गया है, तो देखें MPO को भी उन्होंने खासकर उस ऑर्डर में लिखा हुआ था कि MPO के तहत भी इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वी गॉट योर पॉइंट सर। अब थोड़ा सा माजरत मैं आपको इंटरव्यू करिए, मुझे ये बताएं
कि अगला फिर लाहे अमल आप लोगों का क्या होगा, या अभी क्या था? गिरफ्तारी के बाद आप लोगों ने दोबारा अदालत से रुजू करने की कोशिश की, या आप दोबारा आप अदालत की तरफ जाएंगे, क्या होगा? व्हाट्स नेक्स्ट? देखें, अदालत में बाकी दोस्त जो थे वो चले गए, लेकिन जज साहब जाहिर है जा चुके थे, ये अदालत का वक्त खत्म हो चुका था। ये वारदात हमेशा ऐसी करते हैं कि फ्राइडे इवनिंग को गिरफ्तार करते हैं ताकि सैटरडे संडे बीच में से छुट्टी आ जाए। अगर उनको कोई मुखलिसी मिले भी तो 2-3 दिन का रगड़ा तो ये देते हैं हमेशा, ये है इनका वतीरा। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी हम बनाना रिपब्लिक नहीं बने हैं, ना पाकिस्तान के वकला इतने कमजोर हुए हैं कि वो अदालतों की इस तरीके से साथ न दें। हम यकीनन अदालतों की इज्जत और तकरीम जिस अंदाज से इसको धज्जियां बिखेरी गई हैं, मुसीबत तो ये है सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं मानते हैं, उनके अहकामात ये नहीं मानते हैं और हाई कोर्ट के ये नहीं मानते हैं। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अवाम किधर जाएं, किधर जाएं? वो खुदा का खौफ करें। क्या ये बनाना रिपब्लिक है? कोई आइन की पासदारी नहीं है, कोई जमहूर को ये हक के वोट देने को तैयार नहीं है, 90 दिन में इलेक्शन करवाने को हम तैयार नहीं है, हम उनको जो है पार्लियामान और असेंबलियां बनाने को नहीं देने चाह रहे, हम अवाम को हक के हुक्मरानी देने को तैयार नहीं है। तो कौन सा ऐसा निजाम है पाकिस्तान में जो चल रहा है? मुझे तो बिल्कुल सही कह रहे खोसा साहब, आपका एक तवील करियर है इसका माहिर कानून की हैसियत से। कभी अब जिस तरह से अली मोहम्मद साहब की गिरफ्तारी, 8 दफ़ा उनकी रिहाई गिरफ्तारी, इसी तरह से चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो है वो 5वीं दफ़ा, चौथी दफ़ा रिहाई और फिर 5वीं दफ़ा गिरफ्तारी, ये इसकी मिसाल पहले कभी मिलती है? और एग्जैक्टली किस चीज़ की सज़ा है? क्या तहरीक इंसाफ से अलहदगी ना इख्तियार करने की सज़ा मिल रही है आपकी नज़र में? ऐसी कोई मिसाल पहले मिली है? पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जिसे हम कहते हैं, बदकिस्मती से नैब पहले इस्तेमाल होता था, नैब को अब इन्होंने खत्म कर दिया। लूटी हुई दौलत इन्होंने हजम कर ली, अपने केस इन्होंने खत्म करवा लिए। 16 महीने में सिवाय इसके और कोई कानून साजी नहीं हुई है कि इन्होंने अपने आप को महफूज किया है। एक कानून ऐसा नहीं बनाया, एक शिक ऐसी नहीं है जो अवाम को मुफाद आम के लिए या अवाम की सहूलत के लिए जो है कोई पास किया गया हो बिल, एक नहीं है। आखिर में तो फैक्ट्री लगी हुई थी कानून बनाने की, लेकिन एक कानून नहीं बनाया। अब इसी तरह आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का क्या ये पीटीआई से अलहदगी का, अगर ये पीटीआई से आपकी नजर में पीटीआई से अलहदगी का एक ऐलान कर दें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, तो फिर आपको लगता है इनको रिलीफ मिल जाएगा और ना ही कर रहे इस चीज की सजा दी जा रही है? जो मैंने महसूस किया और देखा है आज पूरे दिन, मुंह ने सिलाई का भी फोन आता रहा, सारा कुछ है। ये ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है चौधरी, ये बड़े वफादार लोग हैं, ना ये पीटीआई को छोड़ने वाले हैं और ना ही ये खान के साथ गद्दारी करने वाले हैं। सो ये अगर ये बात किसी को गलत फहमी है कि एक और केस और एक और केस करके इनको ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे, तो ये टूटने वालों में से नहीं है। ये जहन में रखें, जो भी कर रहा है ये हरकतें कर रहा है। मैं तो कहूँगा हुकूमत ही कर रही है, हुकूमत ये तसलसल है। पिछली हुकूमत का शरीफ बरादरान का केयर टेकर तो नाम की है, वरना केयर टेकर का ये काम तो है ही नहीं। केयर टेकर ने तो सिर्फ माहौल साजगार बनाना है शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए। ये कोई माहौल साजगार तो नहीं हो रहा। ये तो आप एक पार्टी को दीवार के साथ लगा के उसके जितने सपोर्टर्स या जितने ओहदेदारान हैं या जितने एमपीएस के या एमएनएस के या सेनेटर्स हैं, आप उनको जो है कोशिश कर रहे हैं कि तोड़ के इनको अलहदा किया जाए। और एक जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पेट्रियट बने थे या नेशनल पीपल्स पार्टी बनाई थी, भुट्टो को भी सारे छोड़ गए थे। ज़ियाउल हक ने जो ऑपरेशन किया सब छोड़ गए थे। और यही काम एग्जैक्टली रिपीट परफॉर्मेंस हो रही है। और लेकिन क्या करें, सारे भी छोड़ गए तो भुट्टो आज भी जिंदा है। और इसी तरह सारे इनको नवाज शरीफ को, इसको इमरान खान को छोड़ गए हैं, लेकिन लोगों की दिलों की धड़कन है इस वक्त, लोगों के जहनों में और ज्यादा इश्तियाल और नफरत पैदा हो रही है। करते हैं आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इतनी तारीफें करते हैं, आपकी पीपल्स पार्टी में मुश्किलात नहीं कर रहे आप अपने लिए? कर तो चुके हैं। नहीं, मैंने तो जरदारी साहब और बिलावल को कहा, मैंने कहा जी ये जो आपको लोग यहाँ गुमराह करते हैं कि एक जरदारी सब पे बारी, अगली बारी फिर जरदारी, जरा बाहर निकले, लोग मन मन की गालियां दे रहे हैं। मैंने कहा क्यों हम अपने आप को शरीफों के खिलाफ डबो रहे हैं? शरीफों ने
शरीफों को खिला सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट, मुझे आपका एक स्टेटमेंट याद आया, आपने कहा मैं आने वाले वक्त में पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान ब्रिज का रोल प्ले कर सकता हूं। ऐसे कोई इरादे हैं आपके आने वाले वक्त में ये इनको एक कर दें, इत्यादि बना दें? देखें, जिस तरह आपने सवाल किया है उसी तरह उस जो एंकर थे उन्होंने मुझसे सवाल किया, मैंने कहा बिल्कुल। मैं देखें, पाकिस्तान की आगे अगर आपने चलाना है जमहूरियत को, अगर आपने मुल्क को चलाना है तो आपको पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन करना पड़ेगी। आपको इना अपनी छोड़कर जो है मिल बैठकर आपको मुल्क की बेहतरी के लिए एक इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। आप का मुल्क नफरतों का मुतहम्मिल नहीं है, खुदारा इस बात को सोचिएगा। सो मैं तो बड़ी खुशी से ये रोल अदा करूंगा अगर कोई कहेंगे तो, और मैं कर सकता हूं इसलिए कि मेरे दोनों के साथ जो है टॉप हायरार्की पार्टीज की जो है, दोनों पार्टीज में मेरे और मैं समझता हूं इसका हल ही ये है, यकीन कीजिएगा इसका हल ही ये है। इस तरह अगर आप किसी पार्टी को तोड़ेंगे, किंग्स पार्टी बनाएंगे, तरीन पार्टी अलहदा होगी, खटक पार्टी अलहदा होगी। आप समझते हैं कि आपने पीटीआई को उड़ा के तोड़ दिया। खान के साथ मेरी मुलाकात हुई, खान ने कहा अगर ये ना करते तो मुझे पता ना चलता कि कौन मेरा वफादार है या कौन असूल के साथ पार्टी के साथ खड़ा है और कौन जो है फसली बटेरा है। जो मनाजिर हमने देखे हैं वो शर्मनाक ही हैं और काबिल मुज़म्मत भी हैं। जिस तरह से डंडा डोली करके एक सूबे के साबिक़ वज़ीर आला को, साबिक़ स्पीकर असम्बली को और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को उठा के ले जाया गया। लेकिन बहरहाल अब जब अदालतें खुलेंगी तो फिर अदालतों के दरवाजे दोबारा खटखटाए जाएंगे। अदालतें अहकाम जारी कर देती हैं, लेकिन अहकाम मानने किसने, उसकी मिसाल हमने देख ली है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी नज़ीर, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, जो कि सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी हैं JUIF के, फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन भी हैं सेनेट के। जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब, आप लोग की यानी JUIF की एक मुलाकात हुई इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से। आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि जाहिर सी बात है जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो चीज़ें तय हुई उसके मुताबिक तो इलेक्शंस आगे जाने हैं, लेकिन आपने मुलाकात में 90 दिन के ही मुतालबा किया है या आप अगर फरवरी तक भी इलेक्शंस होते हैं तो आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, जैसे नून लीग के लिए नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन की तलबी पर मैं जमीयत उलमा इस्लाम का एक अहम वफद ले जाके उनसे मुलाकात की। उन्होंने हमारी बातें भी सुनी, हमने उनकी बातें भी सुनी। जमीयत उलमा इस्लाम ने अपना पुराना मौक़िफ़ दोहराया कि जमीयत उलमा इस्लाम आइन की दी हुई मुद्दत के अंदर इलेक्शन चाहती है और हम साफ़ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, गैर जानिबदाराना इलेक्शन चाहते हैं। और उसमें हमने ये भी वाज़ेह किया कि 2018 की अगर तारीख़ दोहराई गई तो फिर हम सड़कों पे होंगे, लिहाजा अब के बार इलेक्शन साफ़ शफाफ और आइन की दी हुई मुद्दत के अंदर होनी चाहिए। यानी 90 दिन में। फिर उन्होंने बात की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने फरमाया कि हमारी एक मुश्किल है या मजबूरी है, वो ये है कि नई हल्का बंदियाँ हुई है और उन हल्का बंदियों की रोशनी में आइन का तकाज़ा है कि हम हल्का बंदियाँ करें और उसके बाद फिर इलेक्शन की तरफ जाएं। हमने कहा कि आइन के अंदर अगर ऐसी बात है वो आप देख लें, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन हम भी आइन की बात कर रहे हैं कि आइन के दिए हुई तारीख़ के अंदर इलेक्शन का होना ज़रूरी है। और हम इलेक्शन इसलिए ज़रूरी समझते हैं कि 2018 में हम पे एक इलेक्शन मुसल्लत किया गया, जो नामज़दगियाँ हुई, जो सिलेक्ट किया गया लोगों को,
और फिर जिनका ना आगा न पीछा ऐसे लोग, जहाँ ऐसी जमातें थी कि जिन्होंने मुल्क का ये हाल कर दिया, मुल्क को तबाह व बर्बाद कर दिया। महंगाई उनकी ईजाद है और इसी तरह माशी तौर पे हम तबाहाली की तरफ चले गए। जब तक मुंतखब नुमाइंदे मुंतखब होकर हुकूमत नहीं संभालेंगे उस वक्त तक हुकूमत रियासत में इस्तेहकाम नहीं आएगा, माईशत इस्तेहकाम नहीं आएगा। तो इसलिए ये जो कुछ हम अब देख रहे हैं, आए रोज़ अशाए खुर्दनोश की कीमतें बढ़ती हैं, डॉलर की कीमत बढ़ रही होती है, तेल की कीमतें बढ़ रही होती है, इसलिए कि मुस्तहकम हुकूमत नहीं है, मुंतखब हुकूमत नहीं थी। हमने तो चैलेंज समझकर ये 15 महीनों के लिए हुकूमत कबूल की, मगर मैं ये एतराफ़ करता हूँ कि हम उसमें कामयाब नहीं हो सके। पूरी कोशिश थी कि मईशत की रुख बेहतर करे, अलबत्ता ये हम कर सके कि दिवालिया होने से मुल्क को बचाया, वरना मुल्क ठीक है। लेकिन ये बड़ी बात है सर कि आप ये एतराफ़ कर रहे हैं कि आप नाकाम हुए, यानी कामयाब ना हो सके। मैं थोड़ा सा आगे चलती हूँ। अभी जो मुश्तरका मफादात काउंसिल का जो इजलास हुआ उसमें पीपल्स पार्टी का अब ये कहना है कि हम अदालत के दरवाजे भी खटखटाएंगे अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुए, और अवामी अदालत में भी जा सकते हैं अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुए। वो कहते हैं कि जी हमें यकीन दहानी कराई गई थी PMLN की जानिब से कि जी मरदमशुमारी को नोटिफाई करने से इलेक्शन के टाइमिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा और 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, 90 दिन से आगे हमें कबूल नहीं है। ऐसी कोई यकीन दहानी कराई गई थी मुश्तरका मफादात काउंसिल में नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को? देखिए, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने आपस में कोई बातें तय की है तो उसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ यही है जो मैंने आपके सामने रखा। और अगर पीपल्स पार्टी सड़कों पे निकल आती है, अगर 3 महीने के अंदर इंतखाबात नहीं होते, तो ये पीपल्स पार्टी का फ़ैसला है। हम अपना फ़ैसला अपने शूरा में करेंगे। अगर 3 महीने के अंदर यानी आइन की दी हुई मुद्दत के अंदर इंतखाबात नहीं होंगे तो फिर हम शूरा में जाएंगे और अपना एक राय कायम करेंगे। नज़ीर मुख्तसर सा ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे। प्रोग्रामिंग में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि अब ये सारा कुछ हो रहा है कि इलेक्शन की बात हो रही है, तो सदर ने कहा कि जी उनके पास ये इख्तियार है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़त भी लिखा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी आपका तो कोई लेना देना नहीं है। फिर उन्होंने वजारत कानून से रब्ता किया, उन्होंने कहा आपका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जो माहिर कानून है, जिसमें आपकी जमात के कामरान मुर्तज़ा साहब भी हैं, पीपल्स पार्टी के शहादत अवान साहब भी हैं, खुद नून लीग के वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर भी हैं, वो कह रहे हैं कि सदर के पास ये इख्तियार है। तो आप ये समझते हैं कि सदर के पास इख्तियार है, और अगर सदर कोई डेट अनाउंस कर देते हैं तो आप लोग सदर को सपोर्ट करेंगे, उस डेट को सपोर्ट उनके साथ खड़े होंगे? देखिए, सदर साहब ने तो ख़ुद अपनी पोजीशन ख़राब की हुई है। आपने देखा चंद दिन पहले सदर साहब ने कसम उठाया कि ये 2 बिल जो थे उन पर मैंने दस्तखत नहीं किए, और मैंने कहा कि उनको वापस भेज दो, और फिर उसके बाद वो बिल यहाँ पड़े रहे और ये हुआ और वो हुआ, फ़िलहाल हुआ। तो ऐसे बेएतबार आदमी और उसके पीछे कौन कम वक्त लग सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस तरह झूठ बोलने पर सदर साहब को तो मुस्तफ़ी होना चाहिए। पता नहीं अब तक क्यों बैठा हुआ है। हालांकि सदर पाकिस्तान, कमांडर इन चीफ, इतने बड़े मनसब पे बैठ के और उसने झूठ बोला, पूरी कौम से झूठ बोला, ज़्यादती की, अपने आप से भी, कौम से भी, इदारे से भी, और सदर के दफ्तर से भी, लेकिन उसके बावजूद वो बैठा हुआ है। तो उसकी किस बात पे जो है ना यकीन किया जा सकता है। अच्छा, खैर उनकी मुद्दत तो अब पूरी हो रही है। लेट्स सी कि वो खुद से हट जाते हैं या फिर वो जब तक नए इलेक्शन हो, असेंबलीज बने, वो उस तक रहते हैं। सर, आपने खुद अभी नाकामी का एतराफ़ किया कि आपकी हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी, माशी तौर पर पॉलिसीज़ आपकी कामयाब नहीं रही। महंगाई हो गई, बिल इतने ज़्यादा आ गए, लोग सड़कों पे निकलने पे मजबूर हो गए। ये जुलाई के बिल थे जब आप लोग की हुकूमत थी, और आप लोग ही इसमें एहतजाज भी कर रहे हैं कि बिल ज़्यादा आ गए। तो माज़रत के साथ सर, ये फिर तज़ाद नहीं है चीज़ों में?
देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने उस एक बात को लिया कि आप जो मैंने कहा कि हम उसमें कामयाब नहीं हो सके, लेकिन उसके बाद जो मैंने गुफ्तगू की कि हमने मईशत की रुख को सही समत पर डाल दिया, मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, ये चीज़ें आप उन्वान नहीं बना रहे और एक ही बात लिए बैठी हुई हो कि आपने ये कहा, आपने वो कहा। तो कम से कम एक सही बात कह दी तो सही बात के बाद जो बातें वजाहतें की मैंने, उस पर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आखिर क्यों ऐसा है? चलो ठीक है सर। चलो ठीक है सर, लेकिन बहरहाल ये बात तो सर सही है ना कि आपके दौरे हुकूमत में जुलाई के जो बिल्स आए वो इतने ज़्यादा है, अवाम उस पर एहतजाज करिए, महंगाई पे एहतजाज करिए, पेट्रोल की कीमत चलो अब बढ़ी है, बट फिर आप उस एहतजाज में भी शामिल हो गए और हुकूमत भी आपकी। नहीं, देखिए, हुकूमत तो हमारी थी और हमने, जैसे मैंने कहा कि हमने चैलेंज समझकर इसलिए हुकूमत कबूल की कि हम देख रहे थे कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, मुल्क की मईशत तबाह हो रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है और बाहर से जो हमारे जो अपने इत्तेहादी थे उन्होंने हाथ खींच लिए है। तो अगर हम देखते रहते कि जिस तरह मुल्क डूबने जा रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म था मेरी नज़र में। तो इसलिए हमने अपनी उसकी परवाह नहीं की कि अगर कोई हम पे तनकीद करेगा जाके मुस्तकबिल में, हमने मुल्क को बचाने के लिए सारे इक़दाम उठाए। और मैं समझता हूँ कि अगर साफ़ और शफाफ इलेक्शन होते हैं तो उस इलेक्शन के नतीजे में मुंतखब हुकूमत कायम होती है, तो 5 साल के दौरान अगर कोई अच्छी हुकूमत बनती है तो इन मसाइल पर काबू पा सकती है। इसलिए हम फौरी इलेक्शन की बात भी करते हैं कि ताकि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आ जाए, मईशत बेहतर हो जाए, तो हमारे सारे मामला ठीक हो सकते हैं। अच्छा मौलाना साहब, अभी इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा था कि उनको 14 दिसंबर तक का टाइम चाहिए डीलिमिटेशन मुकम्मल करने के लिए। अब उन्होंने कहा है कि हम 30 नवंबर तक इसको मुकम्मल कर लेंगे, तो 15 दिन का ऑलमोस्ट फ़र्क आ जाएगा। आपकी इत्तलात क्या हैं? इलेक्शंस जो हैं वो दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में या उससे भी आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, जब हम मिले थे इलेक्शन कमीशन से तो उस वक्त भी उन्होंने हमें यह बताया कि हमने हल्का बंदियों पर काम शुरू कर दिया है। तो अगर उस बात को हम उसी तरह ले लें तो मेरे ख़्याल में कोई 3.5-4 महीने उसमें लग सकते हैं बकौल उनके, और उन्होंने हमें ब्रीफिंग में ये बताया भी। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये दिसंबर तक चले जाते हैं तो फिर भी 3 महीने हमारे पास है और उन 3 महीनों के अंदर अंदर हम इलेक्शन करा सकते हैं। फरवरी तक देख रहे हैं आप इंतखाबात? जी, फरवरी तक देख रहे हैं? फरवरी बस ये जनवरी फरवरी ये है बुनियादी तौर पर। तो इंतखाबात के दिन अभी देखें कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करती है, और ये काम बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन का है। और हम जिस बात पे जोर दे रहे हैं, हम कहते हैं कि ये कोई मिसाल न बन जाए आइंदा के लिए भी कि 6-8 महीने या साल इलेक्शन को डिले किया गया। बिल्कुल ठीक है। और ये इलेक्शन जो है वो माइनस तरीके इंसाफ होने चाहिए, उसको कोई जगह नहीं मिलनी। नहीं, ऐसी बात तो मैंने नहीं की। पूछ रही हूँ। नहीं, इलेक्शन में तो हर एक को हिस्सा लेने का हक है, ये उसका जमहूरी आईनी हक है। वो इलेक्शन में आते हैं तो इलेक्शन में बिल्कुल आए, हिस्सा लें, मुकाबला करें। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। अब्दुल गफूर हैदी साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा तो यही था कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी मजबूरियां बताई कि जी उनको भी डिलिमिटेशन के लिए टाइम रिक्वायर्ड है, तो जनवरी या फरवरी तक 2024 वो इलेक्शंस देख रहे हैं। एक और मुख्तसर सा ब्रेक और वापस आते हैं, ज़रा मुल्क की मईशत के हवाले से कुछ बात करेंगे। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और FDR के साबिक़ चेयरमैन शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शब्बर जैदी साहब।
शबर जैदी साहब, इससे जो हालात हैं, जो हमारे निगरां वजीर खजाना हैं, उन्होंने कहा कि हालात जो हैं हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बुरे हैं, इन हालात में हम कहीं रिलीफ किसी को भी नहीं दे सकते। दूसरी तरफ जो महंगाई है, जो पेट्रोलियम प्राइसेस के हाई हुई हैं, बिजली के जो बिल आए हैं और उसके साथ साथ जो डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, क्या वाकई किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता? और जो ये बातें की जा रही हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, IMF से राब्ते कर रहे हैं, आपको लगता है अनकरीब कुछ ऐसा हो सकेगा? कोई कुशन है इस हुकूमत के पास आवाम को रिलीफ देने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, अगर आप मुझे फॉलो कर रही हैं पिछले 1.5-2 साल से, तो मैं मुस्तकिल ये बात कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान के माशी हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते जा रहे हैं और किसी गवर्नमेंट के हाथ में इस मईशत की लगाम नहीं है। और ये मईशत अब जिस जगह पे चली गई है उसको ये कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर आप भी मुझे ये कह रही हैं कि कोई इमीडिएट रिलीफ पॉसिबल है किसी तरीके से IMF की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, वो मुझे मैं उसकी कोई नाजायज़ उम्मीद आवाम को नहीं दिला सकता, क्योंकि मैं कहना नहीं चाहता, मगर रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के माशी हालात 23-24 में निहायत ख़राब हैं और हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा जिससे पाकिस्तान में बेहतरी हो। जो बेहतरी का रास्ता है वो अवाम और पाकिस्तान के इक़्तिदार दोनों अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। ताजिर जो हैं वो बिजली के बिल के ऊपर शिकायत कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, मगर वो बिजली की बचत के बारे में बात नहीं कर रहे। वो 6 बजे दुकानें बंद नहीं करते, वो 1 बजे दुकान खोलते हैं और रात को 12 बजे दुकान बंद करते हैं। हमारी कोई किसी किस्म की कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की कोई कोशिश नहीं है। पाकिस्तान में बेशुमार बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, कोई उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आ रही है। तो ये जो आप हालात देख रही हैं, मुझे इसमें ना कोई परेशानी है, ना कोई शक है, ना मुझे कोई आगे उम्मीद है कि ये आप कहती हैं ये गवर्नमेंट इंटरिम या केयर टेकर या जो भी नवाज शरीफ या PDM, ये पाकिस्तानी मईशत के लिए बेकार के कठपुतली खिलाड़ी हैं, इनका कोई रोल नहीं है इसके अंदर। और ये बेकार की बातें करके हमारा और आपका टाइम ज़ाय कर रहे हैं। वो एक साहब 200 रुपए का डॉलर भी करने के लिए आए थे, उन्हें समझ नहीं आई कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। तो अब सवाल नादिया ये है कि इस पाकिस्तान को आज की शक्ल में हमें कहाँ लेके जाना है। ये पाकिस्तान माशरती और माशी तौर पर तबाह हो चुका है। अगर आप ये समझती हैं कि नहीं हुआ तो आप कभी करेक्शन नहीं करेंगी। अगर हम ये फैसला कर लें कि हम माशी तौर पे तबाह हैं और पूरी कौम को इस तबाही से बाहर निकलना है, हम क्या करते हैं कि हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि मैंने तबाह किया, तुमने तबाह नहीं किया, मैंने कर लिया, फौज ने कर दिया, इमरान खान ने तबाह कर दिया। ये सिर्फ कौम को लाल बत्ती दिखाने के लायक है। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कोई इन्वेस्टमेंट आने वाली है और कोई एसेट है जो हम बेच देंगे, उसके बारे में भी मेरी जो कैलकुलेशन है वो नहीं है जो आम लोग दे रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान में अवाम के लिए बहुत मुश्किल हालात देख रहा हूँ और अवाम को उसकी तैयारी करनी चाहिए, मगर अवाम को, हमारे हुक्मरानों को ये प्रेशराइज करना चाहिए कि वो जिस बॉडी लैंग्वेज से बात कर रहे हैं उनको ये बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखानी चाहिए और एक अपनी नजरें झुकाकर और गर्दन झुका के बात करनी चाहिए। दुरुस्त। जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल्लाह काकर साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान की माशी मुश्किलात की एक बड़ी वजह स्मगलिंग भी है। टैक्स चोरी और डॉलर की बढ़ती हुई कीमत समेत बहुत से मसाइल स्मगलिंग से जुड़े हुए हैं। आज मैंने स्मगलिंग रोकने और इसमें मुलविस हुक्काम के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया है। ये स्मगलिंग को आप इतनी बड़ी वजह माशी मुश्किलात के लिए समझते हैं और आपको लगता है कि इनके अहकामात से ये स्मगलिंग रुक जाएगी और जो मुलविस हुक्काम है उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई भी हो जाएगी, तो हमारी माशी मुश्किलात में आसानी होगी? देखिए, अगर आपने मेरा इंटरव्यू शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में सुना हो तो मैंने जो बुनियादी चीजें कही थी उसमें बहुत बड़ी चीज स्मगलिंग थी और उसके ऊपर मुझे बड़ी सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा मुख्तलिफ हलकों से कि मैंने कुछ
चीजें बयान की थी जो रिकॉर्ड पर हैं। तो काकड़ साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त की है, मगर मैं जो पाकिस्तान के मरूजी हालात को जानता हूँ उसमें अगर कोई ये समझता है कि हम पाकिस्तान में चंद दिनों में या चंद हफ्तों में स्मगलिंग की चीज के पोजीशन को कंट्रोल कर सकेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। और ये भी एक लाल बत्ती दिखाने वाली बात है। प्राइम मिनिस्टर साहब अपने दफ्तर में बैठ के ये कह दें कि मैं स्मगलिंग को समझता हूँ कि बहुत बड़ी वजह है, ये उनको किसी ने एक पर्ची लिख के दे दी है जिसको वो कर रहे हैं। जब वो ग्राउंड रियलिटी में जाएंगे तो उन्हें पता लगेगा। जब मैं चेयरमैन FBI था, जब मैंने कोयटा में स्मगलिंग पे हाथ डाला था तो उन्होंने मेरे कलेक्टर को गोली मार दी थी। आपको याद हो, कलेक्टर कस्टम वाज किल्ड इन बलूचिस्तान, और वो ये संजरानी ट्राइब वालों का इलाका था, वहां से उसको गोली मार दी गई थी और उसके बाद हम बड़े परेशान हुए थे। तो ये कहना बड़ा आसान है मगर करना बहुत मुश्किल है। जो हमारे जिस वक्त आप ये रियलाइज नहीं कर रही हैं इस वक्त कि हमारे इन इलाकों में खास तौर पे अफगानिस्तान वाले बॉर्डर में जंग चल रही है, सुसाइड बॉम्बर्स आ रहे हैं। तो आप इस वक्त किस दुनिया में बैठे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि मैं इकोनॉमिक करेक्शन करने जा रहा हूं। तो ये बातें करने से पहले ग्राउंड रियलिटीज को देख लिया करें और समझें। यस, थ्योरेटिकली बिल्कुल सही कह, स्मगलिंग कंट्रोल होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर क्या कौम, इदारे, लोग, कल्चर इसके लिए तैयार है? आप चले जाएं बलूचिस्तान, सारी चीजें ईरानी मिलती हैं। कराची में ईरानी पेट्रोल खुला मिलता है। हेलो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईरानी पेट्रोल बड़ी आसानी से दस्तयाब है। 120 रुपए पे 120 रुपए, सुन ले मेरी बात नादिया, 120 रुपए पर ईरान के बॉर्डर पर 1 लीटर पेट्रोल अवेलेबल है। 120, आपका पेट्रोल का प्राइस है 300। 120 और 300 में फर्क होता है 180 रुपए का। 180 रुपए इतना बड़ा मार्जिन है जिसके बेसिस पर स्मगलिंग रोकना बहुत बड़ा काम होगा। ये 180 रुपए पर लीटर का मार्जिन है। इस वक्त अब ईरानी पेट्रोल 120 रुपए का बॉर्डर पे अवेलेबल है अनलिमिटेड क्वांटिटी में। ये रियलिटी है। चीनी पाकिस्तान में 150 आपकी बातों से क्या शबर जैदी साहब, क्या आपकी बातों से अक्स करूं कि जानबूझ के आंखें बंद की हुई हैं हमारे करता धरता जो है उन्होंने? नहीं, आंखें बंद नहीं की हुई। देखते हुए ये है नादिया कि हमारी गर्दनें बहुत अकड़ी हुई हैं। मुसलमान की गर्दन बड़ी अकड़ी होती है और वो किसी अपनी शिकस्त को या अपनी नाकामी को कबूल नहीं करता। जर्नली पाकिस्तान बहैसियत रियासत नाकाम हो चुकी है और इस नाकाम रियासत को अब दोबारा बनाना है, मगर हमारी रियासत के जो करता धरता है वो इसको नाकाम रियासत कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो जब वो नाकाम रियासत कबूल करने के लिए तैयार नहीं है तो वो हर वो कोशिश करते हैं, हर वो बात करते हैं जिससे आप इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अंडर द कारपेट, कि आप चीज़ों को अंडर द कारपेट डाल देते हैं और जो बंदा उन्हें आकर कहता है कि पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हैं उसको बराबर में कुर्सी पे बैठा लेते हैं। वो ये उस बंदे को पसंद नहीं करते जो कहता है कि हालात ठीक नहीं है। तो पाकिस्तानियों को ये एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैंने अभी एक और प्रोग्राम में भी बात कही है, अगर मुझे मौका हो, अगर मेरे पास जगह हो तो मैं पाकिस्तान का टेक्निकल डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दूं कल, और पाकिस्तानियों की गर्दनों को सीधा करके इनको कहूं कि आप इंसान के बच्चे बने और ये रियलाइज करें कि आपकी असल हकीकत क्या है। आप इस तरह से जो हरकतें आपकी हैं, जो आपका तरीका है कि बाजारों को रात को 12 बजे तक बंद किया हुआ है, की बिल पे कर रहे हैं या पेट्रोल की आपके लिए, तो ये बुनियादी मसला है। दुरुस्त फरमा रहे शहबाज जैदी साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और बड़ा कैटेगोरिकली शहबाज जैदी साहब ने कहा है कि थ्योरेटिकली तो बड़ा ये है कि जी स्मगलिंग रोक देंगे तो सब कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकली ये नामुमकिन ना सही तो इंतहाई मुश्किल है। पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो अब किसी का सियासतदानों के हाथ से भी सूरत हाल निकल गई है। 23 और 24 बहुत मुश्किल होगा। वेल, नो मोर कमेंट्स। प्रोग्राम से दीजिए नादिम से कोई इजाजत। अल्लाह हाफिज।